जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लोग मैं आज हड़प्पा सभ्यता के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। आज हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और उनके पतन कैसे हुए, उसका अंत कैसे हुए, इन सब के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में क्या सब हुए, तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में जो थे, वहाँ के सभ्यता जो थे, समाज जो थे, वो मातृ सत्तात्मक थे। मतलब माताओं का प्रधान था। जैसे अभी के समाज पितृ सत्तात्मक है, मतलब घर की गार्जियन पिता होते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस टाइम में माता घर की गार्जियन होती थी। साथ में मातृ पूजा का भी प्रचलन था, वहाँ माता का पूजा किया जाता था। साथ में शांति प्रिय, हड़प्पा सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, दोनों तरह के लोग थे। वहाँ के लोग मतलब बैलेंस में थे। जैसे अभी के सब समाज में क्या है, कुछ लोग मांसाहारी है तो कुछ लोग शाकाहारी है। ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या थे, कुछ लोग मांसाहारी थे तो कुछ लोग शाकाहारी थे। आभूषण, वहाँ महिला एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। जैसे अभी के समाज में क्या होता है, महिलाएं आभूषण पहनती है, पुरुष न के बराबर आभूषण पहनते हैं। लेकिन उस टाइम में महिला एवं पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे और दोनों आभूषण पहनते थे। तो समझ गए। इसके बाद खेल में देखेंगे तो उन समाज में क्या सब खेल चल रहा था। तो उस टाइम में समाज में ज़्यादा अभी तरह की डिजिटल नहीं है। उस टाइम में पासा सबसे प्रसिद्ध खेल था। इसके साथ ही पशु की लड़ाई, जैसे कि अभी भी अब तो नहीं के बराबर होने लगा है, नहीं तो पशु की लड़ाई उस टाइम में पशु की लड़ाई, नृत्य, और ये जो हो गया आपको पासा ये क्या थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा और कुछ भी खेल थे, लेकिन ये तीन इम्पोर्टेंट थे। मनोरंजन के लिए ये तीन इम्पोर्टेंट थे। तो हम लोग मोटा मोटी उसके सामाजिक जीवन के बारे में देख लिए। अब हम लोग चलते हैं उसके धार्मिक जीवन। वो किस स्वभाव के थे, किस टाइप के धर्म को मानते थे, इन सब के बारे में देखते हैं। तो वो धार्मिक जीवन में वो क्या थे, तो उसे एक साक्ष्य के रूप में मिला था, बहुत ज़्यादा साक्ष्य के रूप में। स्त्री का बना हुआ पक्की मूर्ति, उस टाइम में जो है ना, स्त्री का बना हुआ पक्की मूर्ति, प्रतिमा काफ़ी मात्रा में मिले हैं, मिट्टी का बना हुआ पक्की साक्ष्य। और इससे ये पता चलता है कि स्त्रियों का पूजा किया जाता था, मतलब माताओं का पूजा किया जाता था। साथ में पशुपति शिव, जिसे अभी हम लोग शिव उपासक, बहुत सारे लोग शिव उपासक हैं, बहुत नहीं भी है। तो शिव, तो उस टाइम में भी शिव का क्या होते थे, वो लोग धर्म में शिव का उपासक मानते थे, क्योंकि उसका हमें मोहर के रूप में साक्ष्य मिला है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला हुआ है। तो मतलब उस टाइम में शिव थे, शिव के साथ उस मोहर पे कुछ पशु भी थे और ध्यान मुद्रा में थे। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि ये शिव के उपासक थे। साथ में यहाँ क्या थे, मातृ देवी उपासक। यहाँ क्या होते थे, मातृ देवी का मतलब माता का पूजा किया जाता था। माता का काफ़ी अच्छा ऊंचा स्थान था। अभी भी माता पिता को भगवान का दर्जा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से उस समय में भी क्या थे, मातृ देवी उपासक थे, मातृ देवी का पूजा करते थे। साथ में क्या थे, वहाँ धरती को उर्वशी का देवी कहा जाता था। और उर्वशी का देवी क्यों कहा जाता था, ये बात हम लोग समझते हैं। एक मूर्ति मिले हैं जिसके गर्भ से क्या हुए, एक पौधा का साक्ष्य मिले हैं। पौधा का साक्ष्य मिले हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि धरती माँ जो है उपजाऊ उत्पादन के लिए क्या करते थे, उनका पूजा किया जाता था। तो इसीलिए धरती को उर्वरता की
की देवी कहा जाता था। ठीक। और इसमें जो है यहाँ 3.4 पॉइंट है। ये 3-4 पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि उस टाइम में पशु का पूजा होता था, पक्षी का भी पूजा होता था और वृक्ष का भी पूजा होता था। तो पशु में किसका पूजा होता था? कुबड़ वाले सांड जो होते हैं, सांड, अभी जो सांड है वही कुबड़ वाले सांड का पूजा करते थे। साथ में वे पक्षी में फाक्ता नामक पक्षी थे, फाक्ता नामक पक्षी थे, उस पक्षी का पूजा करते थे। और उस टाइम में जितने भी वृक्ष थे वो वृक्ष की भी पूजा करते थे। इससे ये पता चलता है कि वो प्रकृति को बैलेंस बनाकर रखना चाह रहे थे। मतलब वो इस तरीक़ा से अपने धर्म का विकास किया था जिससे कि प्रकृति का नाश न हो और हमारे सभ्यता पर इसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। तो चलिए हम लोग ये भी देख लिए, हम लोग क्या किए, उसका धार्मिक जीवन के बारे में देख लिए। अब थोड़ा चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसका आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन क्या थे? तो वहाँ के जो लोग थे बशर्ते क्या थे, वो पशु पालन करते थे और साथ में कृषि करते थे। और कृषि करते थे तो कृषि आधारित ही उद्योग का विकास होगा। जिसकी बहुलता होती है जहाँ, वहाँ उसी आधारित उद्योग धंधा का विकास होता है। तो कृषि जो करते थे, और कृषि जो वो करते थे तो उस टाइम में जो थे ना, लकड़ी के कुदाल का बनाया गया था। हल का कोई साक्ष्य, हल का जो है ना, उसका प्रारंभ में कोई साक्ष्य नहीं है। बाद में हम लोग देखे थे कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, लेकिन शुरू में ऐसा कोई साक्ष्य हर जगह से नहीं मिला। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि शुरू में जो है लकड़ी के कुदाल से ही क्या किया जाता था, खेती किया जाता था। इसके बाद वो सब जो थे, अब कृषि करते थे तो फसल भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप के फसल का उत्पादन करते थे। तो 9 प्रकार का फसल का उत्पादन करते थे। मतलब उस टाइम में सिर्फ 9 प्रकार का ही फसल का ज्ञान था उन सब के पास। और 9 प्रकार के फसल में गेहूं और जौ, ये गेहूं और जौ जो है वो प्रमुख फसल थे। उस टाइम के जो प्रमुख फसल क्या थे, वो गेहूं और जौ थे। और गेहूं का जो सबसे उच्चतम क्वालिटी है वो बनवाली से प्राप्त हुई है। समझ गए कि गेहूं का सबसे उच्चतम क्वालिटी कहाँ से प्राप्त हुई है, वो बनवाली से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यदि जैसे सूती वस्त्र का निर्माण करने के लिए हम लोग को पता है कि कपास की ज़रूरत होता है, और कपास का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद सिंचाई जो करते थे, कृषि कार्य करते थे, तो कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत होती थी। तो सिंचाई प्राकृतिक पे भी आधारित थे। और साथ में वो लोग क्या करते थे, नदी और तालाब का उपयोग करते थे सिंचाई के लिए। उस समय में नहर का अभी तक हम लोग के पास कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो लोग नहर से भी क्या करते थे, कृषि करते थे, क्योंकि नहर का हमें साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसीलिए हमें ये पता चल रहा है कि उस टाइम में नहर का विकास नहीं हुआ था। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, उसका हम लोग देखें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। अब देखते हैं व्यापारिक, कि वहाँ व्यापार किस प्रकार से चल रहे थे। तो व्यापार में देखेंगे तो उस टाइम का जो प्रमुख व्यापार था वो सूती वस्त्र था। और वस्त्र में 2 प्रकार के वस्त्र का प्रमुख व्यापार होता था। एक होता था सूती वस्त्र, एक होता था ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र होता था ठंडा मौसम में, सूती वस्त्र होता था गर्मी मौसम में। वो अभी भी चलता है, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं चनहुद्रो। हम लोग चनहुद्रो के बारे में पहले भी पढ़े थे। चनहुद्रो और लोथल जो थे वो श्रृंगार उद्योग, मतलब वहाँ श्रृंगार जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ थे, लिपस्टिक, पाउडर और जितने भी कॉस्मेटिक सामान जैसे चूड़ियाँ, मेकअप के सामान, वो सभी कहाँ से थे, चनहुद्रो में से साक्ष्य मिले हैं। चनहुद्रो व लोथल से भी साक्ष्य मिले हैं। और हम लोग लोथल में देखे थे पत्तन, व्यापारिक पत्तन भी मिले हुए थे। तो व्यापारिक पत्तन जिससे क्या होते थे, कई देशों के साथ व्यापार होते थे, जैसे कि इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र, इन सभी देशों के साथ क्या है, हड़प्पा सभ्यता के टाइम में व्यापार होता था। साथ में व्यापार होते थे तो प्रारंभ में क्या थे, वहाँ जो व्यापार होते थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होते थे। लगभग लास्ट तक बहुत कम मुद्रा मिला है। मुद्रा जो मिले हैं वो शेयर खड़ी पर पत्थर का मिला है। तो लेकिन हम लोग
यही जानेंगे कि उस टाइम में जो व्यापार होते थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली से होते थे। तो ये भी देख लिए। अब देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो थे वो चित्रलेखात्मक, मतलब ऐसा लिपि था जैसे अभी हम लोग का लिपि क्या है, सांख्यिकी एवं लेखांकन लिपि है, जिसमें संख्या का मान और कुछ लिखा हुआ है। तो सांख्यिकी एवं लेखात्मक है, लेकिन उस टाइम में जो तो वो चित्र के आधार पे, मतलब ऐसा लिपि जिसमें चित्र के माध्यम से समझाया गया था। कोई भी बात समझाने के लिए चित्र का सहयोग लिया जाता था, साथ में भावना चित्रात्मक, तो मतलब भावना को भी वो चित्र के माध्यम से ही व्यक्त करते थे, ऐसा लिपि था। और वो चित्र जो अभी तक में जो है वो लगभग 375 से लेकर 400 ऐसे साक्ष्य मिल चुके हैं चित्र का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और सबसे हमें अंत में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ तो उसका कोई एक कारण हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा से कोई भी सभ्यता एक कारण से पतन हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि अचानक सभ्यता गायब हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। तो उसका बहुत सारे कारण रहे और बहुत समय के लग गया होगा पतन होने में, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। और यहाँ कुछ इतिहासकार के बारे में देखते हैं कि कुछ इतिहासकार क्या है हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपना मत दिए कि हड़प्पा सभ्यता का इस प्रकार से पतन हुआ है। उन सब का भी नाम हम लोग यहाँ बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ जो विभिन्न इतिहासकार के जैसे डेल्स ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता को कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण भूकंप है। कैनेडी इतिहासकार जो थे वो प्राकृतिक आपदा को क्या मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। व्हीलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मेन कारण आर्यों का आक्रमण था। गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि विदेशियों का आक्रमण। तो यहाँ इस बात से हम लोग को स्पष्ट होता है कि व्हीलर और चाइल्ड जो है वो दोनों विदेशी को ही क्या करते थे, मानते थे कि विदेशी की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है। इसी प्रकार से स्टाइन व घोष इतिहासकार जो थे वो मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत का जो मुख्य कारण है वो जलवायु परिवर्तन है। औद्योगिक का विकास हुआ होगा जिसके वजह से वहाँ की क्लाइमेट चेंज हो गए होंगे और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और जलवायु परिवर्तन होने की वजह से अनियमित बारिश का होना, बारिश का न होना, सूखापन आना, ये सब आने की वजह से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लैम्ब्रिक मानते हैं कि अनियंत्रित नदी तंत्र के वजह से हुआ कि इतना ज़्यादा पानी आ गया, इतना भयंकर बाढ़ आया जिसकी वजह से पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इसी प्रकार से जॉन मार्शल ये सब जो मानते हैं वो भी बाढ़ को ही मानते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन का। तो मेरा भी यह कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का संभवतः ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर मानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण है कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। इसी के साथ दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।